हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आगे आने वाले डीटीपीएल एसबी एग्जाम के लिए काफ़ी यूजफुल रहने हैं। तो जिन्होंने मेरी रिमेनिंग पार्ट नहीं देखे हैं वो चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर चेक कर सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम में मिल सके। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। Since PQRS, TU and V are traveling in 7 different places which are Mumbai, Chennai, Bangalore, Jaipur, Kolkata, Pune and Haridwar, but not necessarily in the same order. P travels neither to Pune nor to Jaipur. R travels not before U. There are 3 persons between the one who travels to Mumbai and the one who travels to Kolkata. Q travels to Haridwar after the one who travels to Kolkata. S travels to Chennai. The one who travels immediately after the one who travels to Chennai travels to Pune. U travels exactly between S and V. U travels immediately after the one who travels to Mumbai. There are 3 persons between the one who travels to Pune and the one who travels to Jaipur. Who among the following travels to Jaipur? Okay. So हमारे को जो डेटा दे रखा है उसके अकॉर्डिंग हमारे को 7 पर्सन दे रखे हैं PQRST UNV, ओके, एंड प्लेसेस दे रखी हैं जहाँ पर ये ट्रैवल करते हैं। अब डेटा के अकॉर्डिंग क्या है, एस ट्रेवल्स टू चेन्नई, तो जो हमारा कंफर्म डेटा है कि जो एस है वो ट्रैवल करता है चेन्नई को। द वन हु ट्रेवल्स इमीडिएटली आफ्टर द वन हु ट्रेवल्स टू चेन्नई ट्रेवल्स टू पुणे। अब जो चेन्नई ट्रैवल करता है उसके इमीडिएटली आफ्टर जो ट्रैवल कर रहा है ना वो पुणे को ट्रैवल कर रहा है, तो एस जो है चेन्नई को ट्रैवल कर रहा है, तो एस के इमीडिएटली बाद में जो भी पर्सन होगा वो पुणे को ट्रैवल करेगा। यहाँ तक हमारा कंफर्म डेटा है ये। आगे था यू ट्रेवल्स एग्जैक्टली बिटवीन एस एंड वी। यू जो है ना एग्जैक्टली एस और वी के बीच में ट्रैवल कर रहा है, ठीक है। एंड यू ट्रेवल्स इमीडिएटली आफ्टर द वन हु ट्रेवल्स टू मुंबई है। एस के नीचे भी आ सकता है, एस के नीचे अगर हम यू रखेंगे तो फिर यहाँ पर हमें बी रखना पड़ेगा। बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ना ये दे रखा था कि जो यू है ना इट ट्रेवल्स इमीडिएटली आफ्टर द वन हु ट्रेवल्स टू मुंबई। तो अगर हम यू को पुणे की जगह बिठाएंगे तो उससे पहले वाला पर्सन तो चेन्नई ट्रैवल कर रहा है, तो हम यू को नीचे नहीं रख सकते, करेक्ट। तो हम यू को नीचे नहीं रखेंगे तो हमारा जो यू होगा वो एस के ऊपर आएगा, करेक्ट। यू जो है हमारा एस के ऊपर आएगा और उससे ऊपर क्या आ जाएगा बी। यहाँ तक हमारा डेटा हो गया। अब उसने ये भी बोल दिया था कि यू ट्रेवल्स इमीडिएटली आफ्टर द वन हु ट्रेवल्स टू मुंबई, तो वी जो है कंफर्म हो गया कि मुंबई ट्रैवल करेगा। यहाँ तक हमारा डेटा हमने मेंशन कर दिया। अब आगे, देर आर 3 पर्सन बिटवीन द वन हु ट्रेवल्स टू मुंबई एंड द वन हु ट्रेवल्स टू कोलकाता। कि जो पर्सन मुंबई में ट्रैवल कर रहा है एंड जो पर्सन कोलकाता में ट्रैवल कर रहा है उन दोनों के बीच में ना टोटल 3 पर्सन होंगे। मुंबई और कोलकाता, इन तीनों दोनों के बीच में टोटल कितने लोग होंगे? 3 लोग होंगे, करेक्ट। मुंबई और कोलकाता के बीच में टोटल 3 लोग होंगे, ओके। मुंबई के ऊपर आएगा कोलकाता या मुंबई के नीचे आएगा कोलकाता? तो देखो टोटल है कितने पर्सन? 7 पर्सन है। तो अगर मैं पहले कोलकाता को ऊपर बिठाऊं, टोटल यहाँ तक कितने लोग हैं? 1 2 3 4 4 तो ये लोग हो गए, फिर 5 6 7 फिर 8 पर आएगा कोलकाता, जो कि पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि टोटल ही जो है ना हमारे कितने लोग हैं? 7 लोग हैं। तो ये कंफर्म हो गया कि कोलकाता मुंबई के कहीं ना कहीं नीचे ही आएगा। और टोटल इन दोनों के बीच में कितने लोग होने चाहिए? 3 लोग होने चाहिए मुंबई और कोलकाता के बीच में। तो 1 2 3 पुणे के बाद हम यहाँ पे लिख देंगे कोलकाता। यहाँ तक क्लियर? आगे, देर आर 3 पर्सन बिटवीन द वन हु ट्रेवल्स टू पुणे एंड द वन हु ट्रेवल्स टू जयपुर। अब पुणे और जयपुर में जो ट्रैवल कर रहा है ना उन दोनों के बीच में टोटल कितने लोग हैं? 3 लोग हैं, ओके। तो यहाँ से भी हम देखो डिसाइड कर सकते हैं कि हमें जयपुर को नीचे रखना है पुणे के या ऊपर रखना है। तो देखो टोटल पुणे से अगर हम देखें तो 1 2 3 4 5 तो ऑलरेडी है। तो अगर हम 6 7 8 तो 9th प्लेस पर आएगा फिर जयपुर, जो कि पॉसिबल ही नहीं क्योंकि टोटल 7 लोग हैं, करेक्ट। तो पुणे के ऊपर आएगा कहीं ना कहीं जयपुर, और दोनों के बीच में कितने लोग होने चाहिए? 3 लोग होने चाहिए। तो पुणे यहाँ पर है 1 2 3, मुंबई के जस्ट ऊपर हम जयपुर को रख देंगे। तो यहाँ पर हमारा ये डेटा भी कंफर्म हो गया। आगे, क्यू ट्रेवल्स टू हरिद्वार आफ्टर द वन हु ट्रेवल्स टू कोलकाता। अब क्यू का कंफर्म है कि वो हरिद्वार ट्रैवल कर रहा है, और कब ट्रैवल कर रहा है? आफ्टर द वन हु ट्रेवल्स टू कोलकाता। कोलकाता के जस्ट बाद जो है ना क्यू ट्रैवल कर रहा है हरिद्वार, ओके। अब टोटल लोग कितने हैं? 7 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ तक हमारा टोटल हमने यहाँ पर 7 लोगों को बिठा लिया, ठीक है। अब हमें देखना है, अब हम सबसे पहले ना प्लेस का कॉलम फिल कर देते हैं। प्लेसेस हमारी ऑलमोस्ट 6 बिठा चुके हैं, सिर्फ एक ही प्लेस बची है हमारी, करेक्ट। टोटल हम 6 प्लेसेस हम बिठा चुके हैं, ठीक है। तो जो लास्ट वाली प्लेस है वो कौन सी है? बैंगलोर है। लास्ट वाली प्लेस कौन सी है? बैंगलोर। तो यू को हम प्लेस कर देंगे बैंगलोर में, करेक्ट।
यू को हम प्लेस कर देंगे बैंगलोर में। और आगे दे रखे पी ट्रेवल्स नाइदर टू पुणे नोर टू जयपुर। पी जो है ना तो वो जयपुर में आएगा ना वो पुणे में आएगा, तो पी के लिए सिर्फ एक जगह बची जो कि है कोलकाता की, तो पी जो है कोलकाता पे आ गया। करेक्ट। आगे है आर ट्रेवल्स नॉट बिफोर यू। आर जो है ना वो यू से पहले ट्रेवल नहीं करता, तो पुणे के लिए हम आर प्लेस कर देंगे, पुणे के लिए हम आर प्लेस कर देंगे। तो यू पर आ गया था बैंगलोर, प्लेसेस भी कंप्लीट हो गई और सिर्फ एक प्लेस बची है जयपुर और एक पर्सन बचा टी, तो जयपुर में बैठ जाएगा टी। करेक्ट। तुम्हारा जो फाइनल अरेंजमेंट बनेगी वो इस तरीके की होगी कि टी जो है जयपुर, बी मुंबई, यू बैंगलोर, एस चेन्नई, आर पुणे, पी कोलकाता और क्यू हरिद्वार। अब क्वेश्चन में क्या पूछा था, हु अमंग द फॉलोइंग ट्रेवल्स टू जयपुर। जयपुर में कौन ट्रैवल कर रहा है, टी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा ऑप्शन नंबर 2, दैट इज टी ट्रैवल्स टू जयपुर। Next is 8 persons A, B, C, D, E, F, G and H sits on a square shaped table with 4 sitting at corners and facing inside। तो 8 टोटल लोग हैं जो कि स्क्वायर टेबल के अराउंड बैठ रहे हैं, ठीक है। जो 4 लोग तो जो है कॉर्नर्स में बैठ रहे हैं और उनका जो फेस है वो इनसाइड को फेस कर रहा है, while दो सिटिंग एट द एजेस फेसेस आउटसाइड। और जो एजेस पर बैठे हुए हैं उनका जो फेस है वो आउटसाइड की तरफ फेस कर रहा है। ओके। बी फेसिस द सेंटर एंड सी इज थर्ड टू द राइट ऑफ बी। बी जो है ना वो सेंटर में फेस कर रहा है, B faces the center and C is third to the right of B. 3 people are sitting between D and E. A is second to the left of D. 2 persons sits between E and F. H sits immediately left of D and D is facing inside. Oh. तो ये डेटा हमारे को दे रखा है, अब हम इसको यूज करते हैं, ठीक है। सबसे पहले दे रखा है D is facing inside, क्योंकि ये इनसाइड को फेस कर रहा है तो ये कॉर्नर पर बैठा होगा। तो लेट अस सपोज हमारा जो D है ना वो इधर बैठा है, ठीक है। डी को हमने यहाँ बिठा दिया, कॉर्नर पर बिठा दिया डी को। अब क्या बोल रखा है, 3 पीपल आर सिटिंग बिटवीन डी एंड ई, कि डी और ई के बीच में ना टोटल कितने लोग बैठे हैं, 3 पीपल बैठे। तो अगर हम 3 यहाँ से काउंट करें तो भी ई इधर आएगा और अगर हम 3 यहाँ से काउंट करें तो भी ई इधर ही आएगा। मतलब ई भी जो है वो कहाँ पर आ रहा है, कॉर्नर पर आ रहा है, और कॉर्नर पर आ रहा है तो वो भी कहाँ फेस करेगा, इनसाइड को फेस करेगा। ये डेटा हमारा कंफर्म हो गया। आगे दे रखा था H सिट्स इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ D। तो H जो है इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ D बैठा है, मतलब वो H पर बैठा है और H पर बैठा तो उसका फेस कहाँ होगा, आउटसाइड होगा। आगे है A इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ D, और A जो है सेकंड बैठा है लेफ्ट ऑफ D के, मतलब वो कॉर्नर पर बैठा और उसका फेस कहाँ पर होगा, इनसाइड को होगा। यहाँ तक डेटा क्लियर। आगे 2 पर्सन सिट बिटवीन E एंड F। अब E और F के बीच में जो है ना 2 पर्सन बैठे हैं, तो देखो अगर हम E के 2 पर्सन छोड़े यहाँ से तो यहाँ पे तो ऑलरेडी H बैठा हुआ है, तो F यहाँ पर ही आएगा। ये 2 पर्सन हमने छोड़ दिया और F को हमने यहाँ बिठा दिया। करेक्ट। तो यहाँ तक हमने अपना डेटा कंप्लीट कर लिया। अब आगे B फेसिस द सेंटर एंड C इज थर्ड टू द राइट ऑफ B। B जो है वो सेंटर में फेस कर रहा है, ठीक है, एंड C इज थर्ड टू द राइट ऑफ B, क्योंकि अब देखो B जो है सेंटर में फेस कर रहा है और सिर्फ 3 प्लेसेस हमारी खाली बची हैं, ये वाली। करेक्ट। तो हम B को कहाँ बिठाएंगे, ये वाले कॉर्नर पर बिठा देंगे और C जो है इसके थर्ड राइट पर है, तो 1 2 3 थर्ड 3 छोड़ के यहाँ पे C को हम बिठा देंगे, तो यहाँ पे C आ गया। अब सिर्फ एक जगह बची है, वहां पर हम रख देंगे G को, सिर्फ ये वाली जगह बची है, वहां पे हमने G को रख दिया, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या पूछा था, हु वाज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ H, कि H के सेकंड लेफ्ट पर कौन बैठा है। अब H हमारा यहाँ पर है, ठीक है, इसके सेकंड लेफ्ट पर यहाँ पर कौन बैठा है, F। So correct answer is option 4. Next है, if a mirror is placed on the line AB, then which of the given figures will correct image of the question figure। ठीक है, क्योंकि हमारा जो मिरर है वो AB लाइन पर प्लेस्ड है, करेक्ट। तो अपवर्ड और डाउनवर्ड पोजीशंस जो है रिवर्स हो जाएंगी इमेज में। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर 4 एंड 1 ये तो कैंसल आउट ही हो गए, ठीक है। अब बचे हमारे ऑप्शन नंबर 2 और 3। 2 और 3 में हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 2 होगा, करेक्ट, बिकॉज इसमें ये वाला जो फिगर है ये अब अपवर्ड में शिफ्ट हो जाएगा। ओके, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2। 9 मीटर टू द वेस्ट ऑफ R। ओके, सपोज हमारा R जो है इस पोजीशन पर है, नाउ P इज 9 मीटर टू द वेस्ट ऑफ R। R इज 7 मीटर टू द नॉर्थ ऑफ T, तो जो T है वो R के साउथ डायरेक्शन में हो जाएगा और दोनों के बीच का डिस्टेंस हो जाएगा 7 मीटर। Who is 5 मीटर टू द ईस्ट ऑफ S, और जो T है ना वो 5 मीटर ईस्ट ऑफ S में है, तो मतलब ये S जो है इसके वेस्ट डायरेक्शन में हो जाएगा T के 5 मीटर पर।
एस इज 4 मीटर नॉर्थ ऑफ क्यू, तो एस के साउथ डायरेक्शन पर क्यू हो जाएगा 4 मीटर के डिस्टेंस पर। क्यू इज 14 मीटर टू द साउथ ऑफ यू, 14 मीटर जिसमें से 4 तो ऑलरेडी यहाँ पर है, तो बाकी का बचा हुआ 10 मीटर जो है यू को हम नॉर्थ डायरेक्शन में डाल देंगे। वेयर वी इज द मिड पॉइंट ऑफ यू एंड एस, और जो वी है ना वो मिड पॉइंट है यू एंड एस का। ओके मतलब जो वी एस है वो भी 5 मीटर हो गया और यू वी जो है वो भी 5 मीटर का हो गया। ना हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन वी एंड क्यू, वी और क्यू के बीच में कितना डिस्टेंस है, तो वी और क्यू के बीच में जो डिस्टेंस है वो है हमारा 5 + 4 दैट इज 9 मीटर। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2। कोड लैंग्वेज, तो हमारे को कोड लैंग्वेज दे रखी है कुछ वर्ड्स के लिए, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कोड इज यूज्ड फॉर हाई इन दिस कोड लैंग्वेज, तो हमें बताना है कि जो वर्ड हाई है ना उसके लिए कौन सा कोड यूज किया गया है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे, जितने भी हमारे को कोड्स दे रखे हैं हम पहले उनको लिख लेंगे और फिर उनमें देखेंगे कॉमन क्या क्या आ रहा है। अब जैसे क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या है, हाई, हाई के लिए कोड पूछा है, तो हाई जो है हमारा यहाँ पर एक सेकंड सेंटेंस में है और एक फोर्थ सेंटेंस में है, और दोनों के बीच में कॉमन क्या आ रहा है, हाई। वेरएस कोट्स में अगर हम देखें, कोट्स में जो कॉमन आ रहा है ना दोनों के बीच में, तो वो क्या आ रहा है, एक तो ZX आ रहा है, करेक्ट, और एक AR आ रहा है, ठीक है। ZX आ रहा है और एक AR आ रहा है। ZX है वो सेंटेंस 1 में भी आ रहा है कॉमन, करेक्ट, और अगर हम सेंटेंस 1 और सेंटेंस 2 में देखें तो जो वर्ड में आ रहा है वो आ रहा है डू कॉमन आ रहा है, तो डू के लिए जो कोड होगा वो होगा ZX, तो बचा हुआ हाई के लिए जो कोड होगा वो AR होगा। सो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 दैट इज AR। को स्टेटमेंट दे रखी है और कंक्लूजन्स बताने कौन सा फॉलो करता है। जैसे स्टेटमेंट 1 है सम पेन ड्राइव्स आर सीडीज, हमने यहाँ पे डायग्राम बना दिया, सम पेन ड्राइव्स आर सीडीज, सम सीडीज आर डिस्क, उसका भी बना दिया। अब कंक्लूजन है सम डिस्क आर पेन ड्राइव, हम कोई डेफिनेट कंडीशन नहीं है, पेन ड्राइव और डिस्क की कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं दे रखी, तो ये फॉलो नहीं करेगा। आगे है नो डिस्क इज अ पेन ड्राइव, अगेन ये भी फॉलो नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पर भी हमारे को कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं दे रखी है पेन ड्राइव और डिस्क के बीच में। सो आंसर जो होगा वो होगा, बट यहाँ पर ना एक और चीज़ हम देख सकते हैं, जो दोनों हमारे को कंक्लूजन दे रखे हैं ना उन दोनों के जो एलिमेंट्स हैं वो सेम है, जैसे कि डिस्क और पेन ड्राइव। पहले वाले कंक्लूजन में भी डिस्क और पेन ड्राइव दे रखा है और सेकंड वाले कंक्लूजन में भी डिस्क और पेन ड्राइव दे रखा है, और ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बना रहे हैं। तो जहाँ पर इस तरीके की सिचुएशन हो ना जहाँ पे एलिमेंट्स सेम हो और वहाँ पे दोनों की जो स्टेट कंक्लूजन आ रहे हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बना रहे हैं, तो उस केस में हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, either conclusion 1 or conclusion 2 follows. Is the wife of P, R is the mother of P, I is aunt of P, A is father of I, A is married to M has only 2 child, L is the sibling of P, X has 2 children, X does not have any sibling. How is M related to I? तो हमारे को फैमिली ट्री बताना है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम ना कुछ सिंबल से इसको रिप्रेजेंट कर देंगे, जैसे फीमेल्स को हम सर्कल से, मेल को हम स्क्वायर से, मैरिड कपल को हम डबल लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे, सिबलिंग्स को हॉरिजॉन्टल सिंगल लाइन, और डिफरेंस ऑफ जनरेशन को हम सिंगल वर्टिकल लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे, करेक्ट। अब डेटा को स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से। ए इज मैरिड टू एम, तो ए और एम दोनों जो है ना मैरिड कपल है, और मैरिड कपल को हम डबल लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। अभी फिलहाल हमारे को इनका जेंडर कंफर्म नहीं है, बट यहाँ पर ये दे रखा है कि दैट ए इज द फादर ऑफ आई, फादर है मतलब ये मेल है, तो मेल है तो हम ए को स्क्वायर से रिप्रेजेंट कर देंगे, और फिर एम जो है फीमेल होगी क्योंकि ये इसकी वाइफ है। ओके, तो ए का जेंडर कंफर्म हो गया, ए मेल है और एम फीमेल है, और आगे दे रखा है ए इज द फादर ऑफ आई, तो ए जो है ना वो फादर है आई का। ओके, एम हैज ओनली 2 चाइल्ड, और इनके सिर्फ 2 चाइल्ड है। यहाँ तक हमारा डेटा क्लियर है। आगे आगे दे रखा है एक्स हैज 2 चिल्ड्रन और आई इज आंट ऑफ पी, आई जो है ना आंट है पी की, ठीक है। अब आई का हमारे को यहाँ से जेंडर कंफर्म हो गया, हमारे को क्वेश्चन में दे रखा था ना कि ए जो है फादर है आई का, तो आई जो है वो डॉटर होगी क्योंकि आई जो है वो आंट है पी की, तो पी जो है नेक्स्ट जनरेशन में आएगा, आंट है, और ये भी बता रखा है कि ए के ना सिर्फ 2 चिल्ड्रन है, तो कोई भी एक बच्चा होगा, ठीक है ना। अब एक और चीज भी दे रखी है दैट आर इज द क्यू इज द वाइफ ऑफ पी, क्यू जो है वाइफ है पी की, एंड आर इज द मदर ऑफ पी, आर इज द मदर ऑफ पी। ओके, एल इज द सिबलिंग ऑफ पी, ठीक है। एक्स हैज 2 चिल्ड्रन एंड एक्स डज नॉट हैव एनी सिबलिंग, एक्स के 2 बच्चे हैं और एक्स का कोई सिबलिंग नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से हमारे को रिलेशन बैठ रही है क्योंकि देखो ए और एम के सिर्फ 2 बच्चे हैं,
ये हमारे को कन्फर्म है। और एक्स का कोई सिबलिंग है नहीं, तो एक्स ए और एम का बच्चा तो होगा नहीं। और जो आई है वो आंट है पी की, तो एक्स के अभी बता रखे कि एक्स के 2 चिल्ड्रन है, तो पी जो है वो एक्स का बच्चा होगा, और बच्चा वो कौन हो गया, आर। तो आर और एक्स की रिलेशन हमारे पास बैठ गई कि आर और एक्स जो है मैरिड कपल है। करेक्ट, आर और एक्स जो है वो मैरिड कपल है, और आर जो है मदर है, मदर है मतलब ये फीमेल है, तो एक्स का जेंडर भी कंफर्म हो गया, मेल है। आर का जेंडर भी कंफर्म हो गया, फीमेल है। और आर और एक्स का बच्चा है पी। ठीक है, अब ये भी बता रखे कि एक्स के 2 बच्चे हैं, और क्यू इज द वाइफ ऑफ पी, तो क्यू जो है वाइफ है मतलब वो फीमेल है, तो पी का जेंडर कंफर्म हो गया कि वो मेल होगा। और एल इज द सिबलिंग ऑफ पी, तो बच्चा हुआ एल जो है वो सिबलिंग है पी का। तो ये हमारा पूरा का पूरा फैमिली ट्री कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन में पूछा गया हाउ इज एम रिलेटेड टू आई, एम का आई से के साथ क्या रिलेशन है। आई यहाँ पर है और एम यहाँ पर है, तो एम जो है इसकी मदर है आई की, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2, एम इज द मदर ऑफ आई। Each of the following number series the wrong number is given, find out that number। ठीक है, तो हमारे को रॉन्ग नंबर बताना है इनमें से कौन होगा। ठीक है, तो देखो अगर हम पैटर्न को देखें ना, तो यहाँ से जैसे देखो 3 से 6 बन रहा है, 3 से 6 कैसे बना है, 2 इंटू 3 करके। करेक्ट, 6 से 24 बना है कैसे, 6 इंटू 4 करके। फिर 24 से 120 बना है, मतलब 24 इंटू 5 करके। रिलेशन क्या बैठ रही है कि जो भी हमारा प्रीवियस नंबर है ना उसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं सीरियल नंबर से। जैसे हमारे पास 1 और 3 दे रखा है, करेक्ट, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए था, 1 इंटू 2 होना चाहिए था, तो आंसर आता 2। फिर 2 इंटू 3 होता तो भी आंसर आता इक्वल्स टू 6 के। तो जो रॉन्ग नंबर होगा वो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 3, दैट इज 1। 1 की जगह क्या आना चाहिए था, 2 आना चाहिए था। 1 इंटू 2 करते 2 आता, 3 इंटू 2, 1 इंटू 2 करते 2 आता, फिर 2 इंटू 3 करते, प्रीवियस नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, 2 इंटू 3 करते 6 आता, फिर 6 इंटू 4 करा 24 आता, इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 people A B C D E F P Q R S T and U are sitting in 2 rows with 6 person in each row। तो हमारे पास टोटल 12 लोग हैं, ये 2 रोज में बैठे हैं और एक रो में 6 लोग हैं। ठीक है, ईच पर्सन इन रो 1 इज फेसिंग साउथ एंड ईच पर्सन इन अदर रो इज फेसिंग नॉर्थ। तो एक रो में तो सब साउथ डायरेक्शन में फेस कर बैठे हैं, और दूसरी रो में सब नॉर्थ डायरेक्शन में फेस कर बैठे हैं। ईच पर्सन इन रो 1 फेसेस अ पर्सन फ्रॉम दी अदर रो, और दोनों एक दूसरे को फेस करते हैं। ए बी सी डी ई एंड एफ आर फेसिंग टूवर्ड्स दी नॉर्थ, तो जो ए से लेके एफ तक है लोग वो नॉर्थ डायरेक्शन में फेस करके बैठे हैं, वाइल पी से लेके यू तक जो लोग हैं वो साउथ डायरेक्शन में बैठे हैं। अब यहाँ से डेटा स्टार्ट होता है, क्यू इज फेसिंग द वन हु इज सिटिंग फोर्थ टू द राइट ऑफ डी। ओके, तो क्यू जो है उस पर्सन को फेस कर रहा है जो कि फोर्थ बैठा है राइट ऑफ डी के। तो यहाँ से हमारे ना 2 केस बनते हैं। अब हमें ये पता है कि जो ए से लेके एफ तक लोग हैं वो नॉर्थ डायरेक्शन में फेस करके बैठे हैं, करेक्ट। तो हमने यहाँ पे केस 1 लिया, हमने यहाँ पे डी को पहले लेफ्ट एंड पर एक्सट्रीम एंड पर बिठाया। ठीक है, क्यू इज फेसिंग द वन हु इज सिटिंग फोर्थ टू राइट ऑफ डी। अब 1 2 3 4, और यहाँ पर जो भी पर्सन होगा उसको कौन फेस करेगा, क्यू फेस करेगा। सेकंड केस ये बन सकता है कि अगर हम डी को यहाँ पर बिठाते हैं तो 1 2 3 4, और यहाँ पर जो है क्यू बैठेगा, करेक्ट। आगे 3 persons are sitting between A and D while only 2 persons are sitting between Q and U। अब ये भी दे दिया कि 3 persons are sitting between A and D। अगर हम केस 1 लेते हैं, पहले केस 1 में D और A के बीच में 3 लोग हैं, तो 1 2 3, 3 लोग छोड़कर A को यहाँ पे बिठा देंगे। और केस 2 में 1 2 3, 3 लोगों को छोड़कर हम A को यहाँ बिठा देंगे। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, आगे at any of the extreme ends but is facing the one who is sitting immediate left of C। कि जो P है ना वो किसी भी एक्सट्रीम एंड पर नहीं बैठा है, but is facing the one who is sitting immediate left of C। ओके, C is not an immediate neighbor of Q, और C जो है C is not an immediate neighbor of D, और C जो है ना वो immediate neighbor नहीं है D का। ओके, क्वेश्चन में दे रखा था कि U और Q के बीच में सिर्फ 2 पर्सन बैठे हैं, तो केस 1 में हम 2 पर्सन छोड़कर U को यहाँ बिठा देंगे, और केस 2 में हम 2 पर्सन को छोड़कर U को यहाँ पर बिठा देंगे। अब P की रिलेशन दे रखी है कि P जो है ना उस पर्सन को फेस करेगा जो C के इमीडिएट लेफ्ट पर बैठा होगा, करेक्ट। अब लेट सपोज हम पहले केस 2 लेते हैं, केस 2 में और D का जो है इमीडिएट नेबर नहीं होगा C, तो C के लिए हमारे पास 2 प्लेसेस बची, एक तो यहाँ पर हम C को रख सकते हैं और यहाँ पर हम C को रख सकते हैं। लेकिन अगर हम C को जैसे लेट सपोज ये वाली पोजीशन पर रखते हैं
तो हमें पी को यहाँ पर बिठाना पड़ेगा, बट यहाँ पर तो ऑलरेडी यू बैठा रखा है, तो सी की सिर्फ ए की पोजीशन बची जो कि है ए के इमीडिएट लेफ्ट पर, करेक्ट। तो यहाँ पर हम केस 2 में ए के इमीडिएट लेफ्ट पर सी को बिठा देंगे और इस तरीके से फिर पी यहाँ पर आ जाएगा यू के साथ, ठीक है। अब केस 1 उठाते हैं। डी के इमीडिएट लेफ्ट पर तो बैठेगा नहीं सी, करेक्ट, तो सी के लिए ये 2 प्लेसेस बच गई। लेकिन अगर हम यहाँ पर सी को रखेंगे तो यहाँ पे तो ऑलरेडी यू बैठ रखा है, पी को हम नहीं बिठा पाएंगे, तो फिर सी के लिए फिर हमारे पास ये पोजीशन बची और फिर पी को हम यहाँ पर बिठा देंगे। यहाँ तक हमने दोनों केसेस कंप्लीट कर लिए, करेक्ट। अब आगे है, इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ई बट नॉट एट एनी ऑफ द एक्सट्रीम एंड्स। तो जो बी है ना वो ई के थर्ड पोजीशन पर बैठे लेफ्ट एंड से, ठीक है। अब देखो केस 2 में सिर्फ हमारे पास ना ई की ए वाली पोजीशन बच रही है ताकि थर्ड लेफ्ट साइड से बी को हम यहाँ पर बिठा सके, बट अगर हम यहाँ पर बिठाएंगे तो बी तो एक्सट्रीम एंड पर आ गया और क्वेश्चन में बता रखे कि बी जो है एक्सट्रीम एंड पर नहीं आएगा, तो इधर से हमारा जो केस 2 है ना वो खत्म हो जाएगा, कैंसिल कर देंगे हम केस 2 को। तो हम केस 1 को लेकर चलते हैं। अब केस 1 में ई के लिए जो पोजीशन बच रही है वो ये वाली बचेगी, सॉरी वो यहाँ पर बचेगी, तभी हम 1 2 3 थर्ड एंड पर यहाँ पर हम बी को बिठा सकते हैं। तो यहाँ तक हो गया। अब हमारा जो केस 2 है, केस 2 में सिर्फ एक प्लेस बच रही है जो कि है एफ की, तो यहाँ पर हम एफ को बिठा देंगे, करेक्ट। आगे क्या है, एस इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ क्यू। एस जो है ना इमीडिएट नेबर नहीं है क्यू का, तो एस जो है यहाँ पर आ जाएगा, करेक्ट। एंड आर इज नॉट फेसिंग ई, और आर जो है ई को फेस नहीं करता तो हम आर को यहाँ पर बिठा देंगे। तो यहाँ से हमारा जो फाइनल अरेंजमेंट बनेगी वो इस तरीके से बनेगी। अब क्वेश्चन में पूछा क्या है, हु अमंग द फॉलोइंग इज फेसिंग टू ई। ई को कौन फेस कर रहा है, टी फेस कर रहा है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4। एलिमेंट विल बी द 8th टू द लेफ्ट ऑफ द 19th एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट एंड इन द अबव अरेंजमेंट। ओके, तो यहाँ पर ना दोनों बार वर्ड यूज हुए लेफ्ट, लेफ्ट ऑफ द 19th एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट। तो जब लेफ्ट और लेफ्ट यूज होंगे तो हमारे को काउंट भी कहाँ से करना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड से करना पड़ेगा, ठीक है। और दोनों का हम डिफरेंस निकाल लेंगे, 19 फ्रॉम द लेफ्ट माइनस 8 फ्रॉम द लेफ्ट, दोनों का डिफरेंस कितना है, 11 फ्रॉम द लेफ्ट। तो हम लेफ्ट एंड से काउंट करेंगे और 11th नंबर पर जो आएगा वो हमारा क्वेश्चन का आंसर होगा। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11th पर क्या आ रहा है, परसेंट। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1। सो गाइस ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज इसे लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।